हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इसके पहले के जो 5 वीडियो है वो आपको ऊपर जो आई आइकॉन है वहाँ पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न किस तरह से है वो हम इसमें देखने वाले हैं। द यूज़ ऑफ लैंड is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture traditions। तो जो लैंड यूज़ है वो डिटरमाइन करते हैं बोथ, एक है फिजिकल फैक्टर्स जिसमें आता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स, और जो दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स जिसमें आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। सो ये दो टाइप हैं, एक फिजिकल फैक्टर्स और एक ह्यूमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक चार्ट बताया गया है जो कि डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 इसके थ्रू रिलीज़ किया गया था। इसमें दो कंपैरिजन दिया गया है, एक है जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1960-61 और दूसरा है जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 2014-15। सो ये 2 साल का कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे 2 फ्लो चार्ट आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे 1960 में 46.26%, 1960 में 46.26% दिख रहा है, फिर 18.11%, फिर दूसरा 18.11, फिर 4.95, फिर 4.71, 1.5, 6.23, 3.5 और 3.73 ऐसे परसेंटेज बताया गया है। वही दूसरी तरफ 4.5%, 23.3%, 5.5%, 8.57%, 3.3, 1%, 4%, 3.6 और 4.9%। और यहाँ पे जो कलर के साथ यहाँ पे कुछ बाइफरकेट किया गया है, जैसे ब्लू कलर पर फॉरेस्ट, रेड पर बैरन एंड अल कल्चरेबल वेस्टलैंड, फिर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फिर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, फिर एरिया अंडर मिशनस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, फिर कल्चरल वेस्टलैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो, फिर नेट जोन एरिया। सो ऐसे कैटेगरी बनाई गई है और यहाँ पे इसका कंपैरिजन बनाया गया है। जैसे कि पहले जो 46.26 था वो बाद में 45.5% हो गया। इस तरह से यहाँ पे वेरी कर रहा है। यहाँ पे बाद में 18.11 था तो बाद में 23.3% यानी बढ़ गया, तो कहीं पर घट गया है तो कहीं पर बढ़ रहा है। सो ये कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं नीचे में, यहाँ पे बताया गया है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। सो इंडिया का द टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यह है इंडिया का इतना एरिया, जिसमें से जो लैंड यूज डाटा है हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93%। इसमें से जो लैंड यूज डाटा है वो सिर्फ हमारे पास 93% है। 93%। ये टोटल जोग्राफिकल एरिया का 93% डाटा ही हमारे पास अवेलेबल है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एग्जेम्प्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। सो कुछ एरिया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जैसे कि असम है जो कि पूरे प्रॉपरली हमने उसका एग्जामिन नहीं किया है, प्रॉपरली हमने रिपोर्ट बनाई नहीं है उसकी। और मोर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, occupied by Pakistan and China have also been not survived।
जो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ चाइना में है, उनको भी सर्वे नहीं किया गया, इसलिए हमने बोल रहे कि टोटल सिर्फ 93% ही हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। सो जो लैंड है परमानेंट पेस्चर का वो बहुत कम होते जा रहा है। सो अब एक सवाल आता है कि कैसे हम अपने कैटल्स को पैस्चर लैंड की तरफ ले जाए, क्योंकि पैस्चर लैंड तो अभी कम हो रहा है, और साथ में ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल भी खड़ा होता है। सो मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी है। सो जो करंट फैलो लैंड्स है या तो वो बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं, या फिर उनमें उन लैंड में कल्टिवेशन करना बहुत ही हाई होता है, यानी बहुत ही कॉस्टली होता है। तो या तो वो लैंड बहुत पुअर क्वालिटी होगा, या फिर अगर लैंड अच्छे क्वालिटी होगा तो वहाँ पे कल्टिवेशन करने के लिए हमें बहुत सारा कॉस्टिंग लगता है। हैंस these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। तो ये इतना एक्सपेंसिव होने के कारण ये 2 से या तो साल में एक बार या 2 बार, यानी 2 साल में 2 या 3 साल में 1 या 2 बार इसमें कल्टिवेशन होता है। 2 से 3 साल के बीच में 1 या 2 टाइम्स यहाँ पे कल्टिवेशन होता है, और इसको अगर NSA रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा तो 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया में दिखेंगे आपको। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो जो नेट जोन एरिया है वो एक स्टेट का दूसरे स्टेट से वेरी करेगा, यानी कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। सो इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। सो जहाँ पर पंजाब और हरियाणा में 80% नेट जोन एरिया मिलेगा, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे आपको 10% से भी कम दिखेगा। सो ऐसा वेरी करता है। फॉरेस्ट एरिया in the country is far lower than the desired 33% of geographical area। So हमारे इंडिया में बोला गया है कि 33% जो जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इंडिया में इससे कम है, और ये हमको मिला है एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। सो ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बना था उसमें 1952 में उसमें ये आउटलाइन किया गया है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। सो ये बोला गया है कि इकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन करना चाहिए। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses। So जो forest है इस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे कि अपने कैटल को ले जाना वहाँ पे चराने के लिए, या फिर वहाँ की लकड़ियों के लिए। सो इन सब चीज़ के लिए वो लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। The part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses। Wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industry, etc। So एक लैंड का एक हिस्सा होता है वेस्ट लैंड, जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वेस्ट लैंड होता है
रॉकी मतलब पत्थरिया होता है, या तो अरेड यानी एकदम ड्राई होता है, या फिर वो डेजर्ट टाइप एरिया होता है। और यहाँ पे जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वहाँ पे सेटलमेंट बनाया जाता है, या फिर रोड्स बनाया जाता है, रेलवेज़ बनाया जाता है, इंडस्ट्री भी लगाई जाती है, इन सब चीज़ के लिए ये वेस्ट लैंड यूज़ होता है। फिर कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। so हम जो लैंड का यूज़ बिना लंबे समय तक अगर सही तरीके से ना करें तो धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन की संभावना पैदा होने लगती है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। सो इस कारण जो है बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ जाती है एनवायरनमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। सो इसलिए लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है और लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंजर्व करना चाहिए। सो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड वी विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। सो हम जो लैंड है वो हमने अपने 5 जनरेशन से शेयर किया है और यही हमें फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। सो 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। सो जो हमारे 95% जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, वो हमें लैंड से ही मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। तो इंसानों के कारण ना ही जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है बल्कि जो नेचुरल फोर्सेस है जैसे कि अर्थक्वेक है ना, बारिश ज़्यादा आना, ये सब डैमेज हो पा रहा है, ये सब डैमेज हो रहा है। ये इन सब चीज़ों के कारण लैंड डैमेज हो रहा है। अर्थक्वेक हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आना, ये सब चीज़ों के कारण लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। सो कुछ एक्टिविटीज़ है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को यानी कि जंगलों को काटना, ये हो गया। ओवरग्रेजिंग हो गया, जानवरों को चराने के लिए भेज दिया। माइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनिंग के कारण क्या हो रहा है, हम वहाँ पे जो डीपली स्कार्स उस पर आ जाते हैं और इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही खतरनाक स्टेज पर आ रहा है। इसलिए जो माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इन कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग। सो जो बहुत सारे माइनिंग साइट्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे माइनिंग के कारण बहुत डीप स्कार्स आई है बहुत, और साथ में बहुत ही गहरे घाव भी दिखे हैं। इस कारण वहाँ पे माइनिंग साइट्स को बंद कर दिया गया है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। सो इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जंगल काटे गए हैं और साथ ही ये हुआ है माइनिंग के कारण वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का असर दिख रहा है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सो जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन स्टेट 8 पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉजिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। तो जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एरिया है, यहाँ पे ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सो वहाँ पे इसके कारण
जो सॉइल की में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है, इसके लिए कारण वो लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुका है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो सीमेंट बनाने के लिए जो लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जा रहा है और सेरेमिक इंडस्ट्री में जो कैल्साइट और सोपस्टोन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल रहा है और इट रिटेन्स दी प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। तो इसके कारण क्या होता है कि जो डस्ट है, हम पानी, जैसे कि अभी लाइमस्टोन को ग्राइंड किया गया है तो उसका डस्ट ज़मीन पर सेटल होगा, फिर उसको वो हम पानी से साफ करने की कोशिश करते हैं और पानी के द्वारा वो ज़मीन में ऑब्जर्व हो जाती है, जिसके कारण जो है लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है। लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है, वहाँ पे प्रदूषण हो जाता है, उसको हम बोलेंगे। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो हाल ही के समय में जो इंडस्ट्रियल से जो लिक्विड में जो वेस्ट निकलते हैं, जिसके कारण लैंड और वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। There are many ways to solve the problems of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. So इस लैंड डिग्रेडेशन समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन हैं, जैसे कि हम एफॉरेस्टेशन करें। एफॉरेस्टेशन मतलब कि हम जंगल लगाएं, यानी कि पेड़ लगाएं। फिर दूसरा है कि हम ग्रेजिंग को प्रॉपरली मैनेजमेंट करें, जिसके कारण जो है लैंड की क्वालिटी ख़राब ना हो। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जैसे कि हम शेल्टर बेल्ट्स बनाएं, जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो अगर हम किनारों पे लगा जाए, जिसके कारण वो मिट्टी बहे ना। साथ ही हम ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें। स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। सो छोटे छोटे पेड़ लगाए, जिसके कारण जो मिट्टी है वो बहे ना। जो फसल है लगी है, उसके आजू बाजू भी आपने कभी कुछ जंगली झाड़ दिखे होंगे, तो उसके कारण भी वो जो मिट्टी है वो बहती नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban. So अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें वेस्ट लैंड को, हम माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करें, और जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को अगर हम प्रॉपर सही जगह डिस्पोज करें, सही जगह डिस्चार्ज में हुए, अगर वो जो इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस निकलते हैं, जो इंडस्ट्रियल लिक्विड मात्रा में जो वेस्ट निकलता है, उसको हम अगर सही तरीक़े से डिस्पोज करेंगे, साथ में जो इसके कारण क्या होगा कि अगर हम सब चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो लैंड और वाटर डिग्रेडेशन नहीं होगा। ये सब बातें हमें इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज़ में लागू करना पड़ेगा, तब जाके ही ये लैंड डिग्रेडेशन और वाटर और लैंड पोल्यूशन रुक सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स की, सॉइल एज ए रिसोर्स, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।